हेलो स्टूडेंट्स। पोइम फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, द रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन में पोइट क्या कहना चाहता है ये भी मैंने आपको प्रॉपरली समझाया है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इस पोइम के स्टेंजा कंप्लीट किए थे। तो स्टूडेंट्स, स्टेंजा का मतलब होता है एक पद, चाहे वो 4 लाइन्स का हो, चाहे 5 लाइन्स का हो, चाहे 6 लाइन्स का हो, चाहे 7 लाइन्स का हो, वो एक पद कहलाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो एग्जामिनेशन में भी आपको कोई भी स्टेंजा दिया जा सकता है। जैसे अभी द रोड नॉट टेकन में स्टूडेंट 4 स्टेंजा हैं कुल 5 लाइन्स के, तो उनमें से कौन सा भी एक स्टेंजा आपके पेपर में दे दिया जाएगा और फिर उसको आपको एक्सप्लेन करके समझाना है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जो पहले मैंने आपको समझाया है कि व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, 3 स्टेंजा की व्याख्या मैंने आपको लिखाई है और आगे एक स्टेंजा 4 रह गया स्टूडेंट्स। जो एक स्टेंजा 4 रह गया स्टूडेंट्स, जो ये वाला आप देख रहे हो, स्टेंजा नंबर 4, ये वाला। ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। अब वो चयन तो कर लेता है स्टूडेंट्स, मेकिंग ए चॉइस। सेकंड रोड ले लेता है वो जिस पर लोग कम चले थे, और जिस पर लोग ज्यादा चले थे उसका वो चुनाव नहीं कर पाता है। तो उसको एक दुख रह जाता है, काश मैं भी उस रोड का चयन करता जिस पर ज्यादा लोग चले थे। तो फिर वो ये सारी बात दुख पूर्वक बता रहा होगा। ये देखो, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। तो यह विद ए साई का मतलब दुख पूर्वक आह पढ़ते हुए वह लोगों को बता रहा होगा कि किसी जगह एजेज एंड एजेज, मतलब युगों युगों तक वो ये बता रहा होगा। 2 रोड डाइवर्ज इन ए वर्ल्ड, है ना। 2 सड़कें जो थी एक जंगल में डाइवर्ज हो गई थी, विभाजित हो गई थी। एंड आई टुक द वन, और मैंने वो रास्ता चुना जो लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस पर लोग कम चले थे, जिस पर लोगों ने कम से कम यात्रा की थी। ठीक है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इससे मेरे जीवन में अंतर आ गया है। यानी इसी चीज ने, मेरे इसी चुनाव ने मेरे जीवन में ये सब कुछ अंतर ला दिया है। यानी मुझे अपनी चॉइस पर ही कायम रहना है। ठीक है। एक बार मैंने जो चयन कर लिया है वो। तो ये स्टेंजा रह गया स्टूडेंट्स, तो इसकी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके मैंने शॉर्ट में बता दिया, स्टेंजा 4 आई शैल बी टेलिंग से लगाकर ऑल द डिफरेंस। ठीक है। इस प्रकार आपको एग्जामिनेशन में भी वो लाइंस दे दी जाएगी, फिर आपको आइडेंटिफाई करके पहचानना है भी ये किस पोइम से स्टेंजा लिया गया है। ठीक है। जिस पोइम से लिया गया है उस पोइम का नेम आपको देना है और पोइट का नाम आपको देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहले अपन रेफरेंस लिखते हैं। तो अभी अपन द रोड नॉट टेकन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स रेफरेंस इसमें भी सेम ही आएगा। तो आप यहाँ पहले रेफरेंस लिखें, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रोड नॉट टेकन। ये पंक्तियां रोड नॉट टेकन कविता से ली गई है, फुल स्टॉप कर देना। और इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसकी रचना रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा की गई है। तो रेफरेंस का मतलब संदर्भ होता है, जो संदर्भ में आपको पोइम का नेम और पोइट का नेम देना पड़ता है। इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन करना हम सीखते हैं। अब स्टूडेंट्स, फिर कॉन्टेक्स्ट है, जो प्रसंग, मतलब इस जो स्टेंजा की एक्सप्लेन आप कर रहे हो उस स्टेंजा का प्रसंग क्या है, मूल बात क्या है। ठीक है। तो वो आपको 2 या 3 लाइनों में मूल बात लिखनी पड़ती है। प्रसंग कहते हैं इसे। तो इसका प्रसंग क्या है, किसके अबाउट है ये पोइम, है ना। तो इस स्टेंजा में मूल बात क्या ही है, वो प्रसंग के रूप में आपको देनी पड़ेगी। तो चलो स्टूडेंट्स, इसका कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये लास्ट स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। तो हियर द पोइट टेक्स द रोड, कवि कह रहा है, ठीक है, कि हियर द पोइट टेक्स द रोड। यहाँ कवि वो रोड ले लेता है दैट हैज नॉट बीन यूज्ड, जिसका यूज ही नहीं किया गया था। ठीक है। यानी उस पर लोग कम चले थे, जबकि वो उस रोड का यूज करना चाहता था जिस पर लोग ज्यादा चले थे। तो लास्ट स्टेंजा में ये बात बताई भी, उसने उस रोड का चयन कर लिया जिस पर लोग कम चले थे। हालांकि वो कह रहा है रोड दोनों ही अच्छे थे, फेयर थे, दोनों पर लोग समान रूप से चले थे, ऐसा उसका मानना था। तो हियर द पोइट टेक्स द रोड, तो यहाँ कवि वो रोड ले लेता है दैट हैज नॉट बीन यूज्ड, जिसका उपयोग
नहीं किया गया था, यानी जिस पर लोग कम चले थे, बाय पीपल, लोगों द्वारा, ठीक है। दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय पीपल, जिस रोड का लोगों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है उस रोड को वो चुन लेता है, ले लेता है। और ही इज सेड, और वो यहाँ उदास है, टू मेक सच ए चॉइस, ऐसा चुनाव करने के लिए, ठीक है। तो सच ए चॉइस का मतलब होता है ऐसा चुनाव करने के लिए। टू मेक या मेकिंग सच ए चॉइस भी लिख सकते हो आप, मेकिंग सच ए चॉइस या टू मेक सच ए चॉइस, ठीक है। तो इस प्रकार का चुनाव करने के लिए वो बहुत ही उदास है। एंड इट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने ये सारा अंतर ला दिया है, ठीक है। इट हैज मेड ऑल द डिफरेंस का मतलब होता है इसी ने ये सारा अंतर ला दिया है, यानी इसी से उसके जीवन में ये अंतर आ गया है, ठीक है। चाहे उसको लास्ट में पछताना पड़ा हो, यही उसके जीवन में अंतर आ गया है। तो इट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, इसी चीज ने ये सारा अंतर ला दिया है, ठीक है। तो ये प्रसंग में आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा। हियर द पोएट टेक्स द रोड, यहाँ कवि वो रोड ले लेता है, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, जो प्रयोग में नहीं लाया गया है, जिस पर लोग कम चले थे, ठीक है। यानी वो रोड जो था वांटेड वियर था, अभी वो सड़क प्रयोग की जाना चाहती थी, खिस जाना चाहती थी, लोग उस पर चले, ठीक है। तो यहाँ कवि जो है वो उस रोड का चयन कर लेता है, उस रोड को ले लेता है, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड बाय पीपल, यानी लोगों द्वारा जिसका यूज नहीं किया गया है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में लिख दिया स्टूडेंट्स, हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिस रोड का लोगों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है उस रोड का चयन कर लेता है वो। और ही सेड, वो उदास भी है, टू मेक सच ए चॉइस, ऐसा चुनाव करने के लिए, क्योंकि वो उस रोड का यूज भी करना चाहता था जिस पर ज्यादा लोग चले थे। एंड और इट हैज मेड, इसी ने ये कर दिया है, ला दिया है, ऑल द डिफरेंस, यानी ये सारा अंतर, और इसी से ये सारा अंतर आ गया है, ठीक है। तो यानी या इट उसकी चॉइस के लिए आया, अभी इसी चुनाव ने ये सारा अंतर ला दिया है, यानी उसका जीवन जो है अब बदल गया है थोड़ा, ठीक है। जो उसने चुनाव कर लिया है अब उसको उसी पर कायम रहना है, उसी पर चलना है, उस रोड पर ही चलना है उसको। अब स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है, व्याख्या इस प्रकार आपके रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द रोड दैट ही चूजेज, वो सड़क जो वो चुन चुका है, जो उसने चुनी है। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हो, द रोड के आगे जो दैट आया ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं समझे, जो, ठीक है। अगर यहाँ विच भी आ सकता है, जो, जिसे, वो निर्जीव चीजों के लिए बताता है। तो पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द रोड दैट ही चूजेज, वो सड़क जिसे उसने चुना है, इज लेस ट्रैवल्ड बाई, उस पर कम से कम चला गया है, यानी उस पर लोगों ने कम से कम यात्रा की है। वो चयन उसने कर लिया है, वो चुनाव उसने कर लिया है उस सड़क का जिस पर लोग कम चले थे, जबकि एक मन में उसकी विश क्या थी भी, जिस सड़क पर लोग ज्यादा चले थे उसका भी वो चयन करना चाहता था। लेकिन उसने अनोदर डे, हम पोइम को पढ़ते तो पता चलता है कि अनोदर डे, उसने फर्स्ट रोड, पहली वाली सड़क का यूज करना, अनोदर डे का मतलब दूसरे दिन के लिए उसने केप्ट कर लिया था, रख लिया था, इसलिए फिर उसको इसी चॉइस पर कायम रहना पड़ा। तो पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द रोड दैट ही चूजेज, वो सड़क जो वो चुन लेता है, चूज का मतलब चुनना है स्टूडेंट्स, यहाँ इज लेस ट्रैवल्ड बाई, उस पर कम से कम लोगों ने यात्रा की है, यानी उस पर कम से कम लोग चले हैं। ट्रैवल्ड का मतलब यात्रा करना है। तो कभी यहाँ कहता है कि उसने उस रोड को चुन लिया है जिस पर लोग कम से कम चले हैं, यानी कम से कम लोगों ने यात्रा की है। सो इसलिए ही इज फुल ऑफ रिग्रेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ REGRET, रिग्रेट का मतलब अत्यधिक दुख होना, पछताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पोइट सेज दैट द रोड दैट ही चूजेज, वो सड़क जिसका उसने चयन कर लिया है, इज लेस ट्रैवल्ड बाई, उस पर कम से कम लोगों ने यात्रा की, यानी कम लोग उस पर चले हैं। सो इसलिए ही इज फुल ऑफ रिग्रेट, इसलिए वो एक उसको पछतावा है, एक पछतावे से भरा हुआ है, उसको एक अत्यधिक दुख है। फॉर हैविंग डन सो का मतलब ऐसा करने के लिए, हैविंग डन यानी उसने ऐसा कर लिया है, फॉर का मतलब लिए,
तो स्टूडेंट्स यहाँ हैविंग जीरंड वर्ब बाई है, ऐसा करते हुए, ठीक है, या ऐसा करने के लिए अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो सो ही इज फुल ऑफ रिग्रेट, इसलिए वो पछतावे से भरा हुआ है, उसको एक पछतावा है। फॉर हैविंग डन सो का मतलब ऐसा करने के लिए। तो फिर आफ्टर ये लॉन्ग टाइम, फिर काफी लंबे समय के बाद, ठीक है, फिर वो इस स्टेंजा में वो कहता है कि फिर मैं काफी समय बाद लोगों को ये बता रहा हूंगा कि मैंने एक ऐसी सड़क का यूज कर लिया है जिस पर लोग कम से कम चले थे, यानी लेस ट्रैवल्ड बाई। जबकि जो लोग ज्यादा से ज्यादा चले थे उसका चयन नहीं कर पाया, तो इसका उसको एक दुख रह जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड सिचुएशन में था, एक परेशान सी स्थिति में था। तो वो कह रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, फिर काफी लंबे समय के बाद, ही विल बी एक्सप्रेसिंग दिस रिग्रेट, वो अपने इस दुख को अभिव्यक्त कर रहा होगा, ठीक है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है स्टूडेंट्स, शाल बी विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, रहा होगा, रहे होंगे। तो फिर काफी लॉन्ग टाइम के बाद, यानी काफी लंबे समय के बाद, ही विल बी एक्सप्रेसिंग, वो अभिव्यक्त कर रहा होगा, दिस रिग्रेट का मतलब अपने इस दुख को, अपने इस पछतावे को वो अभिव्यक्त कर रहा होगा, लोगों को बता रहा होगा। ये बाय टेलिंग दैट, ऐसा बताते हुए कि, हालांकि वो अपने दुख को सॉरोफुली या सैडली, दुख पूर्वक वो बता रहा होगा। तो ही विल बी एक्सप्रेसिंग, स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस का मतलब कोई भी चीज आप एक्सप्रेस करते हो, अभिव्यक्त करते हो, बताते हो। और रिग्रेट का मतलब वही पछतावा, वही अत्यधिक दुख, तो वो अपने दुख को अभिव्यक्त कर रहा होगा। टेलिंग दैट, ये बताते हुए कि ही मेड ए रॉन्ग चॉइस, कि उसने एक गलत चयन किया था, उसने एक गलत चयन किया था। तो स्टूडेंट्स, रॉन्ग चॉइस का मतलब क्या हो जाएगा? गलत चयन, ठीक है। ही मेड ए रॉन्ग चॉइस का मतलब फिर वो काफी लंबे समय के बाद ये बता रहा होगा कि ही मेड ए रॉन्ग चॉइस, उसने एक गलत चुनाव किया था। और परहैप्स शायद ही वुड हैव बीन हैप्पियर, वो और अधिक खुश हो जाता, इफ ही हैड मेड ए चॉइस डिफरेंट, यदि उसने एक डिफरेंट चॉइस, यदि उसने एक अलग चुनाव किया होता या कर चुका होता वो, तो वो और अधिक प्रसन्न हो जाता। तो स्टूडेंट्स, ये अपने कंडीशनल सेंटेंस में लिखा है कि यदि इफ के साथ हेड प्लस हेड फॉर्म आ जाती है तो फिर वो आगे अपन फ्यूचर क्लास जो होता है उसमें अपन वुड हैव प्लस हेड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अपन ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि इफ ही हैड वर्क हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती, यदि वो मेहनत कर चुका होता, तो ही वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा में पास हो चुका होता। तो आगे एक पास परफेक्ट टेंस आ जाता है, हेड प्लस हेड फॉर्म। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में एक वाक्य है आपके। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, फिर काफी लंबे समय के बाद, ही विल बी एक्सप्रेसिंग दिस रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब वही है पछतावा, दुख, वो अपने दुख को एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त कर रहा होगा बाय टेलिंग दैट, ये बताते हुए कि ही मेड ए रॉन्ग चॉइस, तो उसने गलत चयन किया था, क्योंकि वो चयन करना चाहता था जिस पर लोग ज्यादा चले थे, जबकि उसने वो रोड का चूज कर लिया जिस पर लेस ट्रैवल्ड बाई, लोगों ने कम से कम यात्रा की थी, तो ये उसको दुख रह जाता है। तो ये लास्ट में ये लिख देना है कि परहैप्स शायद ही वुड हैव बीन हैप्पियर, वो अधिक ज्यादा खुश हो चुका होता, इफ यदि ही हैड मेड, यदि वो कर चुका होता, ए डिफरेंट चॉइस, एक अलग चुनाव, एक अलग चयन, यदि वो एक अलग चयन कर चुका होता, यानी वो फर्स्ट रोड को ले चुका होता, तो उसका जीवन और ज्यादा बेहतर या अच्छा होता, वो ये कहना चाहता है। तो शायद ही वुड हैव बीन हैप्पियर, वो कभी और ज्यादा खुश हो चुका होता, इफ ही हैड मेड ए डिफरेंट चॉइस, यदि उसने एक अलग चयन या अलग चुनाव किया होता, तो वो और ज्यादा खुश हो चुका होता। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ये मेन थिंग्स हैं, जो मेन सेंटेंस हैं, वो अपन ने इसमें एक्सप्लेनेशन के रूप में अपन ने लिखा है, ठीक है। तो ये आपके जो स्टेंजा रह गया स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेंजा, उसके मैंने ये संक्षेप में आपके व्याख्या की है। आशा करता हूं कि ये आप लिख लोगे, इसको याद कर लोगे, ठीक है। देख लेना, इसमें पहले रिफरेंस आएगा, उसमें आप लिखोगे रिफरेंस में, ठीक है। या रिफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रोड नॉट टेकन, ये पंक्तियां जो हैं रोड नॉट टेकन कविता से ली गई है, और इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फर्स्ट, और ये रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा इनकी रचना की गई है, या इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फर्स्ट।
स्टूडेंट्स कई बार आपके इस प्रकार भी लिखा जाता है, जैसे आप शुरुआती स्टेंजा कर रहे हो तो ऐसे भी अपन लिखते हैं दीज आर ओपनिंग लाइंस, मतलब उसको और बढ़ाने के लिए ये इस पद की प्रारंभिक पंक्तियां हैं, ठीक है। और आप लास्ट स्टेंजा कर रहे हो तो लास्ट में ऐसा लिख दिया जाता है कि दीज आर कंक्लूडिंग लाइंस, ठीक है। ये स्टेंजा की अंतिम पंक्तियां हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये कॉन्टेक्स्ट में फिर प्रसंग में मूल बात लिखना कि हियर यहाँ द पोइट टेक्स द रोड, कभी वो रोड ले लेता है दैट हैज नॉट बीन यूज्ड, जिसे उपयोग में नहीं लिया गया है, यानी उस पर लोग कम चले हैं, उस सड़क का यूज कभी कर लेता है लोगों द्वारा, ठीक है। ये बाय इसलिए लगाया स्टूडेंट्स, बाय से आप समझ रहे हो प्रीपोजिशन वर्ड इसलिए आया कि ये पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं अपन। तो कवि ने वो सड़क ले ली है जिसका लोगों द्वारा कम यूज किया है, यानी उन्होंने प्रयोग नहीं किया है उसका। और ही इज कंफ्यूज, या कंफ्यूज भी लिख सकते हो, वह परेशान है, या ही सेड वो उदास है, टू मेक सच ए चॉइस, ऐसा चुनाव करने के लिए वो उदास है। एंड इट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने ये सारा अंतर ला दिया है, यानी इसी से उसके जीवन में फिर अंतर आ गया, उसको लास्ट में पछताना पड़ता है। फिर स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन में लिखना आप द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द रोड दैट ही चूजेज, वो सड़क जिसे उसने चुन लिया है, इज लेस ट्रैवल्ड बाई, उस पर लोगों ने कम से कम यात्रा की है, मतलब उस पर लोग जो है कम से कम चले हैं। सो ही इज फुल ऑफ रिग्रेट, इसलिए वो पछतावे से भरा हुआ है, उसको अत्यधिक दुख है। फॉर हैविंग डन सो, ऐसा करने के लिए, ठीक है। हैविंग डन का मतलब ऐसा किया जाना, उसके द्वारा जो ऐसा किया गया है उसके लिए वो बहुत दुखी है। फिर आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, फिर काफी लंबे समय के बाद, ही विल बी एक्सप्रेसिंग, वो बता रहा होगा दिस रिग्रेट का अपना इस दुख को बता रहा होगा, लोगों को बता रहा होगा, बाय टेलिंग दैट, ये बताते हुए कि ही मेड ए रॉन्ग चॉइस, को उसने गलत चयन किया था। और परहैप्स शायद ही वुड हैव बीन हैप्पियर, वो और ज्यादा अधिक खुश हो गया होता, वो और ज्यादा अधिक प्रसन्न हो गया होता। इफ ही हैड मेड, यदि वो कर चुका होता ए डिफरेंट चॉइस, एक अलग चुनाव, है ना, यानी उसने फर्स्ट रोड लिया होता जिस पर लोग ज्यादा चले थे, तो वो और अधिक खुश हो चुका होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लास्ट स्टेंजा था, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपके इस प्रकार से एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाएगा आपके पोएम से रिलेटेड जो कोई भी स्टेंजा है, और स्टूडेंट्स फिर पोएम के जो क्वेश्चन हैं जो आपके हर पोएम में उसके बिलो दिए गए हैं, वो अदर साइड में क्वेश्चंस दिए गए कॉम्प्रिहेंशन, वो भी स्टूडेंट्स फिर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी पोएम से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, और इसमें भी आपके 2 टाइप्स हैं, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो दोनों वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो चलो स्टूडेंट्स अब अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपकी पोइम है, इसके अदर साइड ये देखो क्वेश्चन दिए गए, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट्स ये थिंकिंग अबाउट द पोइम, पोइम के बारे में सोचिए। जो ये नीचे सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाले यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, थिंक अबाउट द पोइम, आप पोइम के बारे में सोचिए। तो ये नीचे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक अब यही रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी लिखा रहा हूँ, आप उनको भी समझें, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन के आंसर अपन लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपकी पोइम फर्स्ट ही चल रही है, हर लेसन के अटैच में रहेगी स्टूडेंट्स। फिर जब आपका लेसन 2 आ जाएगा तो अपन पोइम को भी सेकंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हर लेसन के अटैच में आपकी पोइम है, ठीक है, मतलब उसको इनक्लोज किया गया है साथ में। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हो आप, क्वेश्चन है ये, वही पोइम वही चल रही है आपके, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम करेंगे अब, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये देख रहे हो पोएम फर्स्ट, द रोड नॉट टेकन, थिंकिंग अबाउट द पोएम। तो थिंकिंग अबाउट द पोएम का मतलब इस कविता के बारे में आप क्या विचार करते हो, क्या सोचते हो, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। ठीक है, वो यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। तो आप जब फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हो स्टूडेंट्स, तो आपको अब ये कॉन्सेप्ट, ये स्टोरी आनी चाहिए कि वो कभी जब येलो वुड में था, पीले वन में था, तो वो अपने आप को कहाँ पाता है, यानी येलो वुड एक पीले वन के वहां पाता है जहाँ दो रोड विभाजित हो रहे थे। तो इसकी इंग्लिश बना के आपको लिखना है, वेयर आता है स्थान के लिए और डज आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। तो वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, वो कभी अपने आप को कहाँ पाता है। स्टूडेंट्स में 2 क्वेश्चन है, ये पहला हो गया, और सेकंड है व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वह किस प्रकार की समस्या का सामना करता है, उसके सामने वह कौन सी समस्या आती है। ठीक है, तो थोड़े आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे भाई ये कौन सी समस्या का सामना वो करता है। वही 2 रोड्स में से एक रोड का उसको चयन करना है। ठीक है, उसके सामने अपने लिखा था व्याख्या में भी, द पोइट हैज 2 रोड्स बिफोर हिम, कवि के सामने 2 सड़कें हैं और ही हैज टू चूज वन ऑफ देम, और उनमें से एक को उसको चुनना ही है। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, वो ट्रैवलर जो है या यात्री वो अपने आप को कहाँ पाता है। फाइंड का मतलब पाना, फाइंड का मतलब यहाँ पाना, यानी वो अपने आप को कहाँ पाता है, फाइंड का मतलब पाना। तो स्टूडेंट्स में आपको लिखना है कि द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ, वो यात्री अपने आप को पाता है इन ए येलो वुड, एक पीले वन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ येलो एक ऑटम सीजन है, उस समय पतझड़ का मौसम है, वेदर वहाँ ऑटम का है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो लीव्स ऑफ ट्रीज होती है, पेड़ों की पत्तियाँ, वो टर्न इनटू येलो कलर, वो पीले रंग में बदल जाती है, तो वो सूख जाती है, नीचे गिर जाती है, फॉलिंग हो जाती है, ऐसा मौसम था। तो द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ इन येलो, आपको इसमें लिखना है कि वो यात्री जो है, हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद के वो बताता है यहाँ, वो यात्री अपने आप को पाता है इन येलो वुड, एक पीले वन में, वेयर जहां। अब स्टूडेंट्स ये जो आ रहा है रिलेटिव एडवर्ब है, प्लेस के लिए आता है, जस्ट प्लेस के पास में इसको रखा जाता है, उसका अर्थ हो जाता है जहां। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में आता है तो कहाँ। ठीक है, जब ये क्वेश्चन का काम करता है स्टूडेंट्स, तो ये इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन कहाँ, और जब ये किसी नाउन के जस्ट पास में आता है सेंटेंस में, तो वो जहां हो जाता है। ठीक है, तो ट्रैवलर अपने आप को एक पीले वन में पाता है, वेयर जहां 2 रोड्स डाइवर्स्ड, जहां 2 सड़कें विभाजित हो गई थी। ठीक है, डाइवर्स यानी अलग अलग दिशाओं में जाना, सेपरेट हो जाना, एक इस तरफ जा रही है, एक उस तरफ जा रही है। तो ट्रैवलर अपने आप को एक येलो वुड में पाता है, एक पीले वन में पाता है अपने आप को, जहां 2 सड़कें विभाजित हो रही थी। स्टूडेंट्स यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, यानी उसके सामने कौन सी समस्या आती है, वो कौन सी समस्या को फेस करता है। स्टूडेंट्स यहाँ फेस का मतलब सामना करना, फेस का मतलब सामना करना। कई बार आप जीवन में डिफिकल्टीज को भी फेस करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, उनको आप किस प्रकार से फेस करते हो, उसके लिए वर्ब आती है। और नाउन है स्टूडेंट्स, तो नाउन में फेस चेहरा भी है, या सामना करना। तो वो कौन सी समस्या का सामना करता है, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें लिख देना है कि बेस उसको डिसीजन मेकिंग है, मतलब निर्णय लेना है उस समय, वन ऑफ देम। ठीक है, उनमें से एक, 2 रोड्स हैं तो उनमें से एक को चूज कर लेना है। तो ये ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वह निर्णय लेने की समस्या का सामना करता है। उसको निर्णय लेना था, उसको चयन करना था, चुनाव करना था। ठीक है, तो ये लिख देना है आपको, ही फेसेज, वो सामना करता है, द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की। स्टूडेंट्स यहाँ डिसीजन मेकिंग का मतलब निर्णय बनाना यानी निर्णय लेना। ठीक है, तो एक प्रकार से निर्णय लेने की जो प्रॉब्लम है, समस्या, उसका सामना करता है। और यहाँ ये भी लिखा जा सकता है, और ही हैज टू चूज वन ऑफ देम, और उसको उनमें से एक सड़क का चुनाव करना ही है। ठीक है, यानी मेकिंग ये चॉइस उसको करनी है, ये लिखना है आपको। तो
ये अपने स्टूडेंट्स मेन बात लिख दी है जिसका वो सामना करता है। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो निर्णय लेने की जो समस्या है उसका सामना करता है। तो ये आपकी कंप्लीट आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स इसमें 2 क्वेश्चन थे, उसके आंसर्स हैं। तो यात्री अपने आप को कहाँ पाता है, तो ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन येलो वुड, वो यात्री अपने आप को एक पीले वन में पाता है। वेयर, जहाँ 2 रोड्स डाइवर्स्ड यानी 2 सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गई थी। और वो कौन सी समस्या का सामना करता है, ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी वो निर्णय लेने की जो प्रॉब्लम आती है उसके सामने उसको वो फेस करता है, सामना करता है। स्टूडेंट्स अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके जो पोइम में जो स्टेंजा दिए गए उन स्टेंजा की जो लाइंस हैं, तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। मैं आपको बुक से ये बता रहा हूं, ये देख रहे हो आप स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, डिस्कस, आप चर्चा कीजिए व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। ये नीचे जो 5 ही फ्रेजेस दिए गए हैं जो एक प्रकार से लाइन के रूप में है, तो इन वाक्यांश का क्या मतलब है, तो आपके लिए इन वाक्यांश का मतलब क्या। भाई आपने पोइम पढ़ी, जैसे ये वाक्यांश आ रहे स्टूडेंट्स, फ्रेज कहते हैं वाक्यांश को, ठीक है। तो आपको इनकी डिस्कस करना है। हालांकि इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में तो नहीं आते हैं, लेकिन उस पोइम को अच्छा समझने के लिए आपको ये राइटर ने इसकी एक्सरसाइज करने के लिए दिया है। तो जैसे अब ये फ्रेज है ए येलो वुड, तो येलो वुड का मतलब एक पीला वन, तो इससे आप क्या समझते हो भाई, इस फ्रेज का आपके लिए मतलब क्या है, तो आपको उसको सेंटेंस बना के लिखना है। ये 5 ही फ्रेज देख रहे हो स्टूडेंट्स। इट वाज ग्रासी, वो सड़क घासदार थी और वांटेड वियर घिस जाना चाहती थी, ठीक है। उसी प्रकार ये पासिंग देयर, ठीक है, वहां से गुजरना। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन पत्तियों को उन कदमों ने कुचला नहीं था, यानी लोग उन पर नहीं चले थे। तो इस फ्रेज का मतलब क्या है, मीन क्या है, जिसका आपको बताना पड़ेगा। और हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस प्रकार एक मार्ग दूसरे मार्ग की ओर ले जाता है आगे। तो ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये डिस्कस, आप डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए भी व्हाट दी फ्रेजेस, ये नीचे जो आपको फ्रेजेस दिए गए हैं, वाक्यांश दिए गए हैं, मीन का मतलब क्या है टू यू, आप, है ना, आपके लिए इनका मतलब क्या है, आप इनका क्या मतलब निकालते हो, ठीक है। तो देखो पहला फ्रेज जो हम देखते हैं, फ्रेज का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ वाक्यांश है। फ्रेज को क्या कहते हैं, वाक्यांश, यानी एक वाक्य का अंश है वो पूरा स्टूडेंट्स, फ्रेज। तो देखिए पहला फ्रेज है ए येलो वुड, एक पीला वन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ए येलो वुड मीन्स, है ना, पीले वन का मतलब है कि द पोइट फाइंड हिमसेल्फ, कवि जो है अपने आप को पाता है, इन एन ऑटम वुड, एक पतझड़ वाले वन में, ठीक है। यानी उस वन में उस समय ऑटम सीजन था स्टूडेंट्स, जहां पत्तियां येलो हो गई थी, ड्राई हो गई थी, उस प्रकार का ये वुड था, जंगल था। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, इनको भी एक एक्सप्लेन के रूप में आपको समझाना है कि येलो वुड मीन्स, पीले वन का मतलब है कि द पोइट फाइंड हिमसेल्फ, कवि जो है अपने आप को पाता है, इन एन ऑटम वुड, एक पतझड़ वाले वन में, और द लीव्स ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की जो पत्तियां हैं, हेड टर्न्ड येलो, पीली पड़ गई है, यानी पीली हो गई हैं। स्टूडेंट्स यहाँ टर्न का मतलब ऐसे मुड़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज होना है, ठीक है। टर्न इनटू का मतलब भी चेंज इनटू है, बदल जाना, में बदल जाना। तो टर्न येलो का मतलब यहाँ पीली हो जाना या पीली पड़ जाना। तो ये आपको इस फ्रेज का इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों की पत्तियां जो है, हेड टर्न्ड येलो, वो पीली पड़ चुकी थी, यानी पीली हो चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट में लिख दिया है। तो येलो वुड का मतलब ये हो जाएगा, फ्रेज का मतलब मीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा येलो वुड मीन्स, एक पीले वन का मतलब है कि द पोइट फाइंड हिमसेल्फ, कवि अपने आप को एक अन ऑटम वुड, एक पतझड़ वाला जो वन है, यानी वह वुड में उस समय ऑटम सीजन है, वहां अपने आप को पाता है। और लीव्स ऑफ द ट्रीज का मतलब, और वहां जो पेड़ों की पत्तियां हैं, टर्न्ड येलो का मतलब पीली हो चुकी थी।
ऐसे वन में वो पाता है जहाँ पेड़ों की पत्तियां पीली हो चुकी थी। तो इस फ्रेज का मतलब आपके करेक्ट आपको इस प्रकार से सेंटेंस कंपोज करके लिख देना है। स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये पोइम से रिलेटेड है, उसकी लाइन्स हैं, ये देखिए फ्रेज कि इट वाज ग्रासी, ये सड़क घासदार थी, एंड वांटेड वियर, और प्रयोग में आना चाहती थी भी कोई इस पर चले, ठीक है, क्योंकि इस सड़क पर लोग कम चले थे। तो वांटेड वियर का मतलब वो घिस जाना चाहती थी कि उस सड़क पर कोई न कोई चले। और ये सड़क क्या थी भी? ग्रासी। ग्रासी का मतलब घासदार थी, जिस पर घास से परिपूर्ण थी वो। तो अभी इस फ्रेज का आपसे क्या मतलब है, आप क्या इसका तात्पर्य निकालते हो, ठीक है, इसका मीन। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये लिखना है कि द पोइट टेक्स द अदर रोड, कभी क्या करता है भी दूसरी सड़क ले लेता है, ठीक है, विच ही फाइंड्स इक्वली गुड, जिसको वो समान रूप से अच्छी पाता है, क्योंकि वो कंपेरेटिवली देखे तो दोनों सड़कें समान रूप से घिसी हुई थी, ठीक है। कवि का मानना ऐसा था, समान रूप से चले थे, लेकिन बाद में उसको पता चलता भी मैंने उस सड़क का यूज किया होता जिस पर ज्यादा लोग चले थे, क्योंकि उन दोनों सड़कों को वो देख रहा है तो उसको देखने से ऐसे लग रहा है कि इसमें लोग समान रूप से चले थे, ठीक है। तो इस फ्रेज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस फ्रेज का मतलब आपको ये समझाना है कि द पोइट टेक्स द अदर रोड, यहाँ कवि जो है दूसरी सड़क ले लेता है, विच, जिसे, ही फाइंड्स इक्वली गुड, जिसको वो समान रूप से अच्छी पाता है, पहली सड़क जैसी ही पाता है। और इट वाज ग्रासी का मतलब ये सड़क घास से परिपूर्ण थी, एंड अनयूज्ड, हाँ, लेकिन ये प्रयोग में नहीं आई थी, लोग इस पर नहीं चले थे, लोगों ने इसका उपयोग नहीं किया था, इसलिए अपन ने अनयूज्ड लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, लोगों ने इसका यूज भी नहीं किया था ना, सो इसलिए देयर वाज ए लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट, इसलिए इस सड़क पर क्या थी स्टूडेंट्स? बहुत सारी घास थी, क्योंकि उस सड़क का यूज नहीं किया गया था, उस पर घास ही घास थी। अगर लोग चलते तो घास पर अगर वो ट्रेम्पल कर देते, ट्रेम्पल का मतलब कुचल देना, ट्रोड कर देते, वो अपने स्टेप रख देते उस रोड पर, तो वो घास कुचली जाती और वो घास फिर पीली पड़ जाती, ब्लैक हो जाती है ना, इस प्रकार से। तो आपको इसमें ये लिख देना है कि द पोइट टेक्स द अदर रोड, ये फ्रेज का मतलब ये समझाना है आप, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर का ये समझाना पड़ेगा भी द पोइट टेक्स द अदर रोड, कभी जो है दूसरी सड़क ले लेता है, विच ही फाइंड्स इक्वली गुड, जिसको वो समान रूप से अच्छी पाता है, यानी पहले वाली जैसे ही पाता है। और इट वाज ग्रासी, ये घास से परिपूर्ण थी, एंड अनयूज्ड, इसका यूज भी नहीं किया गया था, सो इसलिए देयर वाज ए लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट, इसलिए सड़क पर बहुत सारी घास थी, यानी लोग चले ही नहीं थे या कम चले थे, इसलिए इस पर बहुत सारी घास थी। तो इस फ्रेज का मतलब क्लियरली आपको इस प्रकार से लिख देना है।